राधे राधे, जय श्री कृष्ण। This video of mine has an option of selecting captions and subtitles in English language also. तो मित्रों, आज अपन 66वां एपिसोड देख रहे हैं और इस एपिसोड पर एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूरी तरह से लागू है। तो आधुनिक विज्ञान का आध्यात्मिक पक्ष को समझने के लिए जो मुख्य सिद्धांत है उन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया क्वांटम सिद्धांत, उसके द्वारा तरंगों की द्वैत प्रकृति होती है, ये वैज्ञानिकों में मान्यता बनी। यानी तरंग है वो कण के रूप में भी होती है। और उसी को ही फिर आगे विस्तार देते हुए इटालियन वैज्ञानिक है लुइस डी ब्रोगली, उसने उसकी उल्टी परिकल्पना की। उसने भी हाइपोथेसिस किया था पहले, परिकल्पना, कि जिस प्रकार तरंग है उनमें कणों का स्वरूप होता है, उसी प्रकार सभी जो पिंड है, छोटे से छोटा परमाणु, इलेक्ट्रॉन इत्यादि, वो भी ले लो, और बड़ी से बड़ी जो वस्तु ले लो, ग्रह नक्षत्र इत्यादि, वो भी जब गति करते हैं तो उनके साथ भी, यानी वो भी तरंग प्रतिरूप में होते हैं। उल्टा कर दिया, रिवर्स। तो उसने सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन वो परिकल्पना के रूप में ही था वो, क्योंकि उसका भी वैज्ञानिक प्रमाण वो खुद नहीं दे पाया। तो काफी समय तक उसकी वो परिकल्पना ही विज्ञान में पढ़ाई जाती थी, रिसर्च पेपरों में लोग उसका अध्ययन करते थे। और बाद में सबसे पहले जो बहुत ही छोटे कण हैं, इलेक्ट्रॉन इत्यादि, उनसे प्रयोग करते समय ना ये घटनाएं देखी गई वैज्ञानिकों के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन है वो एक मटेरियल पार्टिकल है, कण है वो, लेकिन जब वो गति करता है, परमाणु के अंदर गति करता है या बाहर गति करता है, जैसे कि अपने बिजली के तारों में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रिक ऊर्जा जिससे अपने को प्राप्त होती है, तो उनका स्वरूप भी तरंगों के समान होता है। तो इस प्रकार के प्रयोगों से फिर यह साबित हुआ कि भी डी ब्रोगली का कहना है वो बिल्कुल सही है। तो वहां से फिर एक सामान्य वैज्ञानिकों की समझ क्या बनी कि भाई जो ठोस कण दैनिक जीवन में हम देखते हैं या सूक्ष्म कण है जो कि परमाणु इत्यादि के अंदर उपस्थित है, वो केवल सिंपल साधारण कण नहीं है, क्रिकेट की गेंद की तरह या पृथ्वी की तरह या चंद्रमा की तरह या फुटबॉल की तरह या बंदूक की गोली की तरह। वो भी जब गति करते हैं ना, तो उनका भी तरंग रूप होता है। वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण बिल्कुल ही बदल गया और फिर उसका व्यवहारिक रूप, आज तो बहुत से उपकरण देखते हैं इस पर आधारित। तो सर्वप्रथम वो जो प्रयोगों के द्वारा उसके प्रमाण मिल गए डी ब्रोगली सिद्धांत के, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी के रूप में उसका डेवलपमेंट किया गया, यानी उस सिद्धांत का उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। मेरा तो खुद का यूज किया हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये कोई छोटा अपने कांच वाला जो जो अपने पैथोलॉजी लैब वाले रखते हैं वैसा माइक्रोस्कोप नहीं है, पूरी एक बड़ी अलमारी जितना बड़ा होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फिर जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, जैसे डायमंड की जो स्ट्रक्चर है या ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है, कार्बन की स्ट्रक्चर है, या कोशिकाओं के अंदर बहुत अंदर डीएनए आरएनए, इनको देखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और फिर उस पर आधारित आजकल तो दुनिया भर के उपकरण बन गए हैं उन पर आधारित। तो इस प्रकार से दृष्टिकोण। अब
थोड़ी बहुत विज्ञान अपन ने पढ़ी है या उस पर मनन नहीं किया, जिस प्रकार से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, जैसे मुझे सारी चीजें प्रत्यक्ष दिखाई देती है, तो मोटी चीज को देख के तो अपन कभी उस बारे में सोच ही नहीं सकते भी बंदूक से गोली निकली है वो तरंग रूप में जाती है क्या रही। चंद्रमा भी अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तरंग रूप में चलता है क्या। और अच्छा, फिर ये हमें दैनिक जीवन में इस प्रकार के उनका तरंग प्रतिरूप क्यों नहीं दिखाई देता। फिर डी ब्रोगली ने इसकी जो गणना के लिए सूत्र दिया था, लैम्डा बराबर एच बटे पी, यानी एच तो प्लांक का कांस्टेंट हो गया और पी उसका मोमेंटम हो गया पदार्थ का। तो जितने बड़े आकार का पिंड होगा उतनी उसकी छोटी तरंग दैर्घ्य होगी, यानी वेवलेंथ होगी। तो वो वेवलेंथ इतनी छोटी होती है, जैसे बड़ी है, मान लो कि जो एक क्रिकेट की गेंद है उसको अपन फेंकते हैं और कैमरे से अपन फोटो लेंगे तो आपको अपने को क्या है कि वो बिल्कुल ऐसे एक लाइन के रूप में चलती हुई दिखाई देगी। वो जैसे वीडियो में अपन शूट करते हैं, बहुत ही फास्ट कैमरा है तो वीडियो में शूट करेंगे तो बिल्कुल जैसे क्रिकेट में आप रात दिन देखते हो छक्का लगाते हुए गेंद जाती हुई दिखाई देती है। और तो वो तरंगों के रूप में तो नहीं दिखाई देती, लेकिन वास्तव में उसका तरंग प्रतिरूपी होता है। यानी जैसे पेन से अपन एक लकीर खींचे फुट्टे से तो सीधी लकीर हो गई ना। अब आपके पास आपका हाथ इतना सक्षम है, या आप क्या है कि ऐसा कोई उपकरण लेते हैं कि उसकी बहुत ही थोड़ी थोड़ी छोटी से छोटी तरंग बनाते जाओ और वो लाइन खींचते जाओ, तो आंखों से देखोगे तो वो भी आपको सीधी रेखा ही दिखाई देगी। जबकि सूक्ष्म दर्शी देखोगे तो आपको तरंग रूप में, जैसे पुराने जमाने में जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड हुआ करते थे, जो काले काली चक्तियां होती थी उसमें वो निडल लगाते थे, तो हमारी जैसे वाली पीढ़ी ने तो खूब उनका यूज किया, खूब उनका आनंद लिया। लेकिन आजकल के बच्चे तो उसको देख नहीं पाते वो। और जो अपनी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है सीडी, जो अपने वीसीआर वगैरह में चलाते हैं या और चलाते हैं, तो उसमें भी उसी प्रकार से ही बहुत बारीक 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 लकीरें होती हैं, तो वो भी तरंग रूप में होती है। उभार ऐसे ऊपर नीचे गड्ढे बनते हैं उसमें, ऊपर नीचे ऐसे ग्रामोफोन में आगे पीछे वो लाइनें बनती हैं। तो सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको तरंग रूप ही नजर आएगा। तो ये भी क्या है कि एक दृष्टिकोण का ही फर्क है। मोटे रूप से देखेंगे तो उसका अपने को अलग प्रतिरूप यानी अलग उसका रिजल्ट अपने को मिलेगा, और सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो आपको अलग रूप मिलेगा। अब यहां तक तो विज्ञान पहुंच गया, फिर इससे संबंधित और भी प्रयोग होते रहे, और फिर उसमें सबसे बड़ी मजेदार जो सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत तो बड़ा ही जबरदस्त है। उसने तो पूरा ही भौतिक विज्ञान का स्वरूप ही बदल दिया था, वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण पूरा ही उलट दिया था, उल्टा ही कर दिया था, जैसे शीर्षासन होता है। तो उसका ये है कि कोई भी दो भौतिक राशियां हैं, है ना, जैसे संवेग हो गया और समय हो गया, या ऊर्जा और समय हो गया, संवेग और स्थान हो गया, किसी चीज का स्थान है और उसका संवेग है, दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं। एक पोजीशन है, दूसरा मोमेंटम है। ऐसे एनर्जी है, दूसरा टाइम है। तो ऐसी राशियां जिनका गुणनफल है उसकी विमा यानी यूनिट प्लांक के कांस्टेंट के समान है। प्लांक का जो स्थिरांक है उसका मान होता है 6.6 गुणा में 10 की पावर -34। बहुत छोटी राशि है ये, बहुत ही छोटी राशि है। तो उसकी जो इकाई है वो जूल सेकंड है, जूल गुणा में सेकंड। जूल ऊर्जा का मात्रक है, सेकंड है वो समय का मात्रक है, समय की यूनिट है। तो ऐसी राशियों को ना कैनोनिकल कॉन्जुगेट राशियां बोलते हैं भौतिक विज्ञान में। हिंदी में उसको बोलेंगे संयुक्त राशियां, संयुग्मी, संयुग्मी राशियां। तो हाइजनबर्ग नाम का एक जर्मन वैज्ञानिक था, उसने ये नियम प्रतिपादित किया था अपनी गणनाओं से कुछ एक्सपेरिमेंट देख के कि भाई कोई भी दो कैनोनिकल कॉन्जुगेट जो क्वांटिटीज है ना, संयुग्मी जो राशियां हैं,
उनमें जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि किन्हीं भी दो संयुग्मी राशियों में अनिश्चितता का गुणनफल प्लांक के स्थिरांक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक बड़ा ही मजेदार ये सिद्धांत है। ये इसको समझना थोड़ा सा दुष्कर है ना, लेकिन क्या नाम, समझना भी जरूरी है। इसका जो रिजल्ट निकलेगा ना, वो बड़ा जबरदस्त रिजल्ट निकलता है। उससे आपके दिमागों के ना अंधकार वो दूर हो जाएंगे। फट से ही ना आपका दिमाग है वो एक अलग ही पक्ष में आध्यात्म की तरफ चला जाएगा, और आपको बहुत सी घटनाएं फिर जो अपने वैदिक शास्त्रों के अंदर वर्णित है ना, वो आपको स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा मोटा मोटा ही समझाता हूँ आपको, थोड़ा बहुत समझ में मोटा मोटा नहीं आएगा तब तक फिर मजे वाली बात नहीं है। ज्यादा गहराई से आपको देखना है तो गूगल पर सर्च करना, हाइजनबर्ग एनएससी का सिद्धांत ही लिख देना आप, तो उसके आपको हजारों उदाहरण, वो सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह और वो सारी बता देंगे, और वहां से आपको और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ये 12वीं तक आती हैं चीजें सारी है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा वो बहुत गहन की अध्ययन की इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके जो रिजल्ट है ना, वो तो फिर आप मनन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बस उसमें गहराई में डूब जाएंगे आप। इतने रिजल्ट, हर ऐसी घटना जो वैदिक शास्त्रों में दी है जो बिल्कुल ही अपने को काल्पनिक लगती है ना, वो वास्तविक प्रमाणिक है, वो विज्ञान के द्वारा प्रमाणिक है। तो अनिश्चितता का क्या नाम सिद्धांत यही है। जैसे मान लीजिए एक दरवाजा है, उसमें से आप एक कंचा गुजारना चाहते हैं, और दरवाजे की चौड़ाई है 1 मीटर। अब आप उस कंचे को जब उस दरवाजे में से गुजरता हुआ देखते हैं, तो आप क्या है कि उस कंचे की किसी दूसरे स्थान पर खड़े खड़े दूरी मापते हैं। जैसे फिता अपने हाथ में ले रखा है, आप दरवाजे से मान लीजिए 3 मीटर दूरी पर खड़े हैं, तो आपसे उस कंचे की कम से कम दूरी कितनी होएगी? 3 मीटर, क्योंकि दरवाजे से निकलना है उसको। उससे वो नजदीक आ जाएगा तो दीवार से टकराएगा, दरवाजे से निकल ही नहीं सकता। तो वो जो कंचा दरवाजे से गुजर रहा है, उसकी जो स्थिति है वो कम से कम तो होगी 3 मीटर। अधिक से अधिक कितनी है? मान लो दरवाजे के दूसरे कोने से वो टकरा के निकलता है, तो आपसे अधिक से अधिक 4 मीटर दूर हो गया, और इस कोने के बिल्कुल सट करके निकलता है, तो अधिक से अधिक कितना हो गया? 3 मीटर हो गया। तो कंचे की स्थिति है ना, उसमें अधिकतम त्रुटि कितनी उत्पन्न होगी? केवल 1 मीटर है, 2 मीटर नहीं हो सकती। वो कंचा दरवाजे से गुजरते समय आपके निकटतम 3 मीटर तक आ सकता है। उससे ज्यादा नजदीक आए दीवार से टकरा जाएगा, फिर वो उस दरवाजे से निकल नहीं पाएगा। हमें कंचा, जो कंचा दरवाजे से निकल रहा है, उसकी स्थिति में कितनी त्रुटि हो सकती है, कितनी अनिश्चितता हो सकती है ना, उसका मापन करना है। तो दोबारा समझ लो, आप खड़े खड़े 3 मीटर दूरी से कंचे को जाता हुआ देखते हैं और आपके हाथ में फिरता है, तो आप ये कहेंगे भी कंचा है ना, 3 मीटर से नजदीक आएगा तो दरवाजे से नहीं निकल पाएगा। 3 और 4 मीटर के बीच में है, 3.5 में तो बिल्कुल बीचों बीच निकलेगा दरवाजे से। वो 3.25 है तो थोड़ा उस कोने की तरफ चला गया, और 3.25 है तो इस कोने की तरफ आ गया दरवाजे के। और 4 से ज्यादा अगर वो 1 सेंटीमीटर भी है या 1 मिलीमीटर भी है, तो दीवार से उस दरवाजे के कोने से टकरा जाएगा, टकरा के उस दरवाजे से निकल नहीं पाएगा। तो कंचे की जो स्थिति है ना, उसमें अधिकतम अनिश्चितता है, वो कितनी हो सकती है? 1 मीटर हो सकती है, जितने की उस दरवाजे की चौड़ाई है। तो इस प्रकार से किसी भी राशि में आप जो अनिश्चितता है ना, उसकी आप गणना कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से जो दूसरी राशि है, उसकी भी अनिश्चितता की गणना करो, फिर दोनों को गुणा करो, तो वहां पर उसने, हाइजनबर्ग ने ये लिमिट लगा दी कि इन दोनों की अनिश्चितताओं का गुणनफल है ना, वो प्लांक के स्थिरांक से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम ही रहेगा।
तो इस सिद्धांत का फिर रिजल्ट ये निकलता है, यानी कोई भी आप कितना भी बेहतरीन से बेहतरीन उपकरण लगा दो, कितने भी बेहतरीन से बेहतरीन कैमरे, बेहतरीन से बेहतरीन टेलीस्कोप लगा दो, आप सूक्ष्मदर्शी लगा दो, कंचे की जो दोनों राशियां हैं, एक तो इसकी स्थिति होगी, दूसरा उसका हो गया संवेग। संवेग का मतलब गति, कितनी तेजी से कंचा उस दरवाजे से निकलता है, जितना ज्यादा तेज गुजरेगा उतना ही ज्यादा उसका संवेग है। तो इन दोनों राशियों में अनिश्चितताएं मनमर्जी की नहीं हो सकती। दोनों का गुणनफल तो आपका प्लांक के स्थिरांक के बराबर से अधिक नहीं होगा, बराबर हो सकता है कल, लेकिन कम ही होगा वो, कब या बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब क्योंकि दोनों का गुण है वो, जैसे दो राशियों का गुणनफल मान लो कि 20 आता है, तो वो 5 और 4 हो सकती है, और 4 वाले को आप बड़ा करके 5 करोगे तो दूसरी अपने आप ही घट जाएगी, वो 4 हो जाएगी। या 10 और 2 ले लो आप, या 10 और 1 ले लो, एक राशि को बढ़ाओगे तो दूसरी राशि घट जाएगी। तो इसमें अंत में रिजल्ट यह निकलता है कि किसी भी एक राशि की अनिश्चितता जितनी अपन कम करेंगे, यानी उसकी स्थिति जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी क्या नाम निश्चित होती जाएगी, उतनी ही दूसरी राशि की अनिश्चितता बढ़ती जाएगी, उसकी स्थिति उतनी ही स्पष्ट नहीं होगी। अब इसका अर्थ यह निकला है सिद्धांत का। और अब है ना, अब अपन वापिस चलते हैं उन प्रयोगों पर। जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताई अल्बर्ट आइंस्टीन ने, कि वो जो कण की तरह भी है और वो क्या है, तरंग की तरह भी है। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, उसमें वो शर्त लगा देता है कि जब आप कोई एक ऐसा प्रयोग करते हैं जिस प्रयोग की व्याख्या प्रकाश के कण रूप से होती है, जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो आपने क्या है कि प्रकाश के जो कण है ना, उसकी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, तो उसकी अनिश्चितता क्या हो गई, जीरो, बिल्कुल निश्चित हो गया, पक्का हो गया वो, तो अनिश्चित जीरो हो गया उसको। तब उससे संबंधित जो दूसरी राशि है ना, जो संवेग है, या जो प्रकाश का ले लिया तो कण और तरंग दो रूप है उसके, तो उसका जो दूसरा रूप है ना, तरंग वाला, वो आपका पूरी तरह से ही अनिश्चित होगा। तो कहने का मतलब ये, इसमें निष्कर्ष ये निकला अंत में कि ऐसा कोई प्रयोग जिसमें प्रकाश कण के रूप में व्यवहार करता है, वहां पर आप उसका तरंग रूप नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। और जब आप कोई ऐसा प्रयोग करते हैं, जैसे यंग का प्रयोग है, या इंटरफेरेंस का कोई प्रयोग है, प्रकाश के विवर्तन का कोई प्रयोग है, जहां पर आप प्रकाश को तरंग रूप में देखते हैं, तो जितनी वो तरंग स्पष्ट होती जाएगी, अनिश्चितता कम होती जाएगी, उतना ही उसका कण स्वरूप गायब होता जाएगा, उसका कण स्वरूप गायब होता जाएगा। यानी आप एक साथ किसी भी सिक्के के दोनों पहलुओं को एक साथ नहीं देख सकते। आपको उस सिक्के का केवल एक ही पहलू दिखाई देगा, जैसे दैनिक जीवन देखते हैं, ठीक है ना, तो या तो क्या नाम, आपको हेड आपकी तरफ है तो हेड दिखाई देगा, टेल आपकी तरफ है तो टेल दिखाई देगी। लेकिन आप बारी बारी से क्या है कि एक बार हेड देख लेते हैं, एक बार टेल देख लेते हैं, तो आपको पता है दैनिक जीवन में इसका अपना ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ना जी, ना 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 ना, सिक्के के तो दो पहलू होते हैं, एक में वो हेड दिखाई देता है, एक में टेल दिखाई देता है, ठीक है ना। लेकिन इसके वैज्ञानिक प्रमाण है, वो आपका भ्रम है, वो भ्रम। जब आपको सिक्के का हेड दिखाई दे रहा है ना, तो आप किसी भी प्रयोग के द्वारा ना उसके टेल वाले पक्ष को नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। हाँ, जब आपको वो टेल वाला भाग दिखाई दे रहा है, तब आप किसी भी प्रयोग के द्वारा उसके हेड वाले हिस्से को नहीं देख सकते, नहीं देख सकते।
यानी एक ही समय काल में, एक ही स्थिति काल में सिक्के का केवल एक पहलू ही आपको दिखाई देगा। अब आप थोड़ा सा और पीछे चलो। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने सिक्का देखा ही जिंदगी में पहली बार है, उसको ये पता ही नहीं है कि सिक्के के दो पहलू भी होते हैं क्या, जानता ही नहीं बेचारा। कुछ तो क्या है कि कुछ चीजें ज्यादा जान जाते हैं ना, तो अपने में ज्यादा कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। अब उस आदमी को अपन ने सिक्का दिखाया ही पहली बार है, यानी ऐसा सिक्का बनाया है जिसमें हेड और टेल की जगह मान लो एक ही तरफ कमल का फूल है और एक तरफ बैल का निशान है, तो उसको तो नहीं पता। आप कहोगे ये क्या, तो वो तो बेचारा यही कहेगा जी कमल का फूल है इसमें। बोले दूसरी तरफ, कह जी दूसरी तरफ तो मेरे को पता ही नहीं है, ना दिखाई देता है। फिर दूसरे व्यक्ति को आप वो सिक्का दिखाई दोगे, तो बैल वाला जो पहलू उसके सामने रखोगे, तो वो कहेगा जी सिक्के पर तो बैल ही है, वो कहेगा जी सिक्के पर तो कमल है। अब दोनों आदमियों के निष्कर्ष बिल्कुल भिन्न हो गए, जबकि वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन वो इतने हैं ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतने हैं कि एक साथ उनको आप देख नहीं सकते। तो दोनों व्यक्ति है ना, एक हमेशा सिक्के को कमल के रूप में देखेगा, दूसरा सिक्के को बैल के रूप में देखेगा। हाँ उल्टा कर दो तो वो कहेंगे नहीं अब तो सिक्का आपने दूसरा दिखा दिया जी, ये इस पर तो बैल है। कमल वाला बोलेगा नहीं नहीं अब तो सिक्का ही दूसरा लिया यार। ऐसे ही वो बैल वाला बोलेगा नहीं सिक्का ही। तो इस प्रकार से ना इनके निष्कर्ष निकलते हैं। आधुनिक विज्ञान के जो निष्कर्ष है ना, वो इस प्रकार से निकलते हैं, जो कि अपने दैनिक जीवन के निष्कर्षों से दृष्टि भिन्नता के कारण, मति भ्रम के कारण अपन उसमें भ्रम में पड़ जाते हैं। मति भ्रम कैसे हो जाता है कि ज्यादा होशियार आदमी है, ज्यादा चालाक आदमी है ना, तो उसका आप सिक्का दिखाते हो तो वो सबसे पहले आपसे सिक्का छीन लेगा। वो छीन कर उसके दोनों पक्षों को देख लेगा, फिर वो हंसेगा और मजाक के रूप में लेगा, कहने नहीं आप तो मैं बंधु उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, इस सिक्के पर तो बैल भी है, इस सिक्के पर कमल भी है। तो इस प्रकार से कुछ ज्यादा जानकारी अपने अपने दिमाग से कल्पना कर लेते हैं, सोच लेते हैं हम बहुत कुछ जान गए ना, वहां से मति भ्रम हो जाता है, दृष्टि भिन्नता हो जाती है। अब इसका आप अध्यात्म में चलिए वापस घटनाएं हैजनबर्ग वाले को लेके चलते हैं पहले तो। जैसे कृष्ण भगवान के राधा जी का इस प्रकार का व्याख्यान मिलता है हमें भागवत में, तो महाभारत की कथा है उसमें कि बचपन में वो जब बचपन वाले खेल खेला करते थे, तो वो तो दोनों ही दिव्य थे, कृष्ण भगवान भी राधा जी। तो उनकी अंतरात्मा और समझ इतनी ज्यादा विकसित थी कि उन चीजों को अपन साधारण मनुष्य की तरह तो समझ ही नहीं पाते हो। तो अपने धर्म ग्रंथों में जब उनकी अपनी व्याख्या करते हैं जो आध्यात्मिक पक्ष है, तो उसमें क्या है कि कृष्ण भगवान को थोड़ा कला अवतार माना गया है विष्णु का। अब केवल आध्यात्मिक पक्ष की बात कर रहा हूं। अब ये चीज एक केवल आध्यात्म से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी आपको, लेकिन ये प्रमाणिक है साइंस के द्वारा, भौतिक विज्ञान में नहीं। और सारी चीजें आप जो मोबाइल देख रहे हो और चीजें देख रहे हो और जो उपकरण देखते हो दैनिक जीवन में, इतने सारे इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। इनको आप कैसे नकार सकते हो कि ये कल्पनाएं हैं? यथार्थ प्रमाण देख रहे हो ना। ऐसे प्रमाण आपको ना धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलेंगे। धार्मिक ग्रंथों में तो जो उनकी विवेचना करते हैं, तो वो अन्य धर्म ग्रंथों का उदाहरण ही देंगे वो। जैसे इससे संबंधित मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा चुटकुला सुनाता हूँ, उससे आपका कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये ना किसी से संबंधित नहीं है जो चुटकुला मैं आपको सुना रहा हूँ, ये एक दंत कथा ही मान लीजिए मेरे द्वारा। इसे किसी भी धार्मिक संस्थान या किसी के धर्म विषय से कोई संबंध नहीं है, मैं इसका डिस्क्लेमर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है और एक वहां पर चोर आ गया, पुलिस ने उस बोले ये चोर है, इसने ये चीजें चुराई थी रोड की, या कोई बड़ा मुकदमा मान लीजिए, हत्या का मान लीजिए, और इस प्रकार की कोई घटना का मान लीजिए। अब वो चोर बड़ा शातिर है वो, तो कोर्ट में जो जजमेंट होता है ना, वो होता है गवाहों के बयान इत्यादि पर। तो जो बाकी जो प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं,
कोई हार्ड एविडेंस नहीं मिलता है, तब क्या है कि गवाहों के बयान के आधार पर ही जज को तो फैसला करना है भाई, एक का तो फैसला करना पड़ेगा भाई, ये तो या तो चोर या कातिल है या नहीं है। अब कत्ल तो हो गया ना, कुछ छुरा बरामद हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, केवल जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जो अपने आप को प्रत्यक्षदर्शी बोलते हैं, उनके आधार पर मुकदमे का फैसला होना है। तो वो चोर क्या है कि बहुत शातिर है, अब वो कोर्ट में झूठ बोल रहा है, वो ना जी मैंने तो कत्ल किया ही नहीं, मैं तो था ही नहीं जी, वहां उस स्थान पर था ही नहीं। अब उसको सत्यापित करने के लिए वो 10 अपने दोस्त वैसे ही झूठे और ले आता है वो कोर्ट में। अब बयान करवाओ जी, पुलिस करवाती है बयान, वो आगे जी हम बयान देंगे जी, पुलिस ने नहीं पूछा तो क्या हम देंगे बयान। अब कितने के बयान होंगे, 5 है, 10 है, 20 है, 50, मान लो, एक सीमा होती है हर चीज की। अब वो सारे के सारे गवाह अपने पक्ष कैसे लेके आता है, कोई फुप्पेकार, कोई मम्मेकार, कोई दोस्त है, कोई ऐसे अनजान है, सबको ले आए वहां पर। सब बोलते हैं ना जी, ना ना ना, उस दिन तो कोई कहता है मेरे साथ था, कोई कहता है मेरे साथ पार्टी में था, कोई कहता जी इतने बजे तो मेरे साथ बाजार में था, कोई इतने समय से घर पे मैं बैठा हुआ था, कोई कहेगा जी इतने बजे तो वो मेरे घर पे बैठा हुआ था। अब जज क्या करेगा? जज तो उन गवाहों के बयान के आधार पर ही तो फैसला देगा। अब पुलिस प्रत्यक्ष प्रमाण कोई दे नहीं पा रही है, कोई क्या नाम है, वो हत्या का कोई हथियार नहीं मिला है, ना कोई कैमरे में कोई फोटो मिली है, ना कुछ और मिली है, तो क्या करेगा जज? जज उसको बरी करेगा कि नहीं नहीं भाई, गवाहों इत्यादि के बयानों से साबित हुआ कि उस वक्त ये घटना पर मौजूद ही नहीं था, तो कत्ल किसने किया है उसके बारे में निर्धारित नहीं है, लेकिन ये कातिल नहीं है क्योंकि ये तो उस घटना पर था ही नहीं। तो हम लोग क्या है कि दैनिक जीवन में जो भी अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, वो ज्ञान अगर ऐसे तथ्यों पर ही आधारित है कि जिनके खुद के ही प्रमाण नहीं है, तो वो ज्ञान भी आपका मिथ्या ही होगा, वो ज्ञान प्रमाणिक नहीं होगा। तो इसकी तुलना में तभी तो मैं कहता हूं कि जितने भी मेरे जैसे आपको भगवा कपड़े पहने हुए साधु संन्यासियों का वेश धारण किए हुए प्रवचन करते हुए व्याख्यान देते हुए लेक्चर देते हुए दिखाई देते हैं ना, वो जब केवल वैदिक ग्रंथों के आधार पर ईश्वर को और प्रमाणिक प्रमाणित करने की वो प्रयत्न करते हैं, ब्रह्म वगैरह, दिव्य दृष्टि, स्वर्ग नरक इत्यादि, देवी देवताओं की महत्ता इत्यादि, तो वो उनका प्रमाण कहां से देते हैं? वो उन्हीं ग्रंथों से देते हैं कि जिनके खुद के भी प्रमाण नहीं है। तो वो कोर्ट वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वो जो उनकी बातों को प्रमाणिक मानकर जो निष्कर्ष निकाल लेते हैं भी, इस प्रकार से परब्रह्म मिलता है, ये परब्रह्म है, उसका स्वरूप ये है, तो खुद ही अप्रमाणिक रहेंगे वो। एक मन में ऐसे खुश बेशक हो जाओ कि ठीक है, मैं जानकारी मिल गई, और वो मिथ्या जो जानकारी है ना, वो थोड़े दिनों बाद ही किसी न किसी घटना से उसका जो आवरण हटता है ना, तो वो बेचारा बहुत पछताता है, वो अरे इतना समय तो अपन ने क्या है कि ऐसे ही बर्बाद कर दिया। सही चीज की जानकारी है ना, सही तथ्य की जानकारी, वो हमारे दैनिक जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। वो लोगों को हिप्नोटाइज करती है, लोगों को प्रभावित करती है, और उससे दैनिक जीवन में आपके बहुत से कार्य बहुत ही सुगम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मैं आपको अभी उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा कोई धनवान व्यक्ति है ना, जैसे मुकेश अंबानी का ही ले लीजिए आप। अब मुकेश अंबानी के बारे में किसी को शंका नहीं है भी, ये बहुत ही हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है, सबको पता है, पता लग गया। तो उसका एक ऑरा है, वो एक उसका वैभव है, सब लोग मुकेश अंबानी को एक रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया के रूप में देखते हैं। तो सामान्य जो पुरुष है, आप और हमारे जैसे व्यक्ति हैं, वो उसकी ओरे से पहले ही प्रभावित हो गए, हिप्नोटाइज, हम क्या है कि हिप्नोटाइज हो गए। और जो व्यक्ति उसको जानता ही नहीं है ना, वो उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। जैसे मान लो कि कहीं पर भी कोई होटल, रेस्तरां, हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन इत्यादि पर मान लो मुकेश अंबानी मिल गया, तो स्वतः ही अपना ध्यान उसकी तरफ केंद्रित हो जाता है, और वो मान लो कि अपने पास से गुजर रहा है ना, तो अपने हिप्नोटाइज हो गए उसके ओरा से, उसके वैभव से। तो हम उसकी इज्जत भी करेंगे, उसको नमस्ते भी करेंगे, उससे हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, और कुछ भी नहीं है तो उसको
जाने के लिए रास्ता देंगे अपन। मुकेश अंबानी ने आपको क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया। कौन सी उसने आपको मोबाइल फोन या गाड़ी भेंट कर दी, लेकिन उसका ऑरा है ना, वो उसने आपको हिप्नोटाइज कर दिया। आपने हो सकता है अपना आधा घंटा उसको देखने में खराब ही किया, आप घाटे में गए। तो इस प्रकार से अब, क्योंकि ये तथ्य है कि वो अमीर आदमी है, और अगले क्षण मान लो कि अपने पता लग गया भी ये तो गरीब हो गया, उड़ गया इसका सारा धन, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में खत्म हो गया, ये तो फकीर हो जाएगा, तो तुरंत ही अपना नजरिया उसके प्रति बदल जाएगा, अपने को हंसी आनी शुरू हो जाएगी उसकी स्थिति पर। इसी प्रकार से बड़ा कोई नेता है या कोई सेलिब्रिटी है और है, तो लोगों को अपने ओरे से प्रभावित करते हैं। ये हिप्नोटिज्म के उदाहरण हैं सारे के सारे। वो अपने को क्या दे के जाते हैं? कुछ नहीं। हम अपना केवल समय बर्बाद कर देते हैं, अपन नुकसान कर लेते हैं। उनका फायदा है, जहां पर भी जाते हैं वो रुतबे से जाते हैं, लोग नमस्कार करते हैं, इधर रास्ता दे देते हैं, और है लाइन में नहीं लगते जी लोग, पहले आओ जाओ जी, लो जी आप मेरी जगह खड़े हो जाओ जी, सम्मान हो गया। और है तो ज्ञान जो है ना, फैक्ट फैक्ट, चाहे आपको वैदिक संस्कृति का ज्ञान हो, चाहे विज्ञान का ज्ञान हो, और है जब आपको बहुत ही उच्च स्तर पर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ना, तो आपका भी अपने आप में एक ओरा बन जाता है, ओरा। और वो ओरा है ना, लोगों को हिप्नोटाइज करता है, वो सम्मोहित करता है, वो आपको नहीं पता लगता। और उससे आप दैनिक जीवन में ना हजारों हजार काम आप जो वैसे अटकने वाले थे, अपने आप ही हो जाते हैं। नेताओं को देख लो आप, छोटे मोटे छुट भैया नेता है, शहर में पॉपुलर हो गए कि हाँ जी हाँ जी इनकी तो सरकार में बड़ी दखल है। तो उनका ओरा देख लो आप, थाने में जाते हैं तो पुलिस भी खड़े होकर सैल्यूट मारते हैं, आओ जी वो जी। हॉस्पिटल में चले, डॉक्टर आओ जी नेताजी आओ जी आओ जी। तो ये सेलिब्रिटी है, बहुत धनाढ़ व्यक्ति है, बहुत बड़ा कोई नोबेल प्राइज विनर है, या जैसे वो स्टीफन हॉकिंस आया था, अब उसका विश्व प्रसिद्धि के रूप में उसका जबरदस्त हो रहा था, है ना। तो टीवी पर वो प्रोग्राम चल रहा था और वो टीआरपी बड़ी हुई थी, टीवी वाले सारे प्रोग्राम छोड़ के उसी को दिखा रहे थे। ऐसे बड़े जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके जो पॉडकास्ट करते हैं, रोर करते हैं। तो इसको आप थोड़ा गहराई से इस पर मनन करो आप, तो आप देखेंगे कि सत्य की जो जानकारी है ना, वो सबसे बड़ी पूंजी होती है, वो सबसे बड़ा धन है आपका, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी। वो कृष्ण भगवान का चित्र है, मूर्ति है, और उसका कितना जबरदस्त हो रहा है। क्योंकि उनके बारे में जो हमारे सामने तथ्य है ना, वो ये है, अरे रे ये तो साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो स्वतः ही अपने हाथ जुड़ जाते हैं, नमस्कार की तरफ सिर अपना झुक जाता है। ऐसे ही आपको ना सत्य की जानकारी होनी चाहिए, सत्य की जानकारी। और सत्य की जानकारी इस प्रकार से मनन करने से, अध्ययन करने से, स्वाध्याय करने से, ध्यान से आपको प्राप्त होगी। फौरी तौर पर आज उस कथा में चलेंगे, कल उस कथा में चलेंगे, वहां उस कथा में चलेंगे, कभी भी आप में वो सत्य नहीं जान पाएंगे, तो आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा। जिस कॉन्फिडेंस से ओरा बनता है, आपका आभा मंडल बढ़ता है, रुतबा बढ़ता है, और आप लोगों को हिप्नोटाइज कर पाते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो जादूगर है, बहुत ही फेमस है जादूगर, कोई भी नाम आप सोच सकते हैं, जो भी आपने नाम सुना है। उसका शो आ गया जी, 1500 रुपए की टिकट है, या 1000 रुपए की टिकट है, या 250 रुपए की टिकट है। तो आद्य तो हम क्या है कि उसके ओरे से अभी तक उसको देखा भी नहीं है अपन ने, केवल उसके बारे में सुना है, जो भी उसने प्रचारित कर रखा है या जो भी है। तो एक तरह से उसके बारे में फैक्ट हो गया, ज्ञान हो गया हमारा। उस ज्ञान से हम क्या है कि आधे तो वैसे ही हिप्नोटाइज हो गए जाते हैं, ऐसे थिएटर में या हॉल में जहां पर वो प्रोग्राम दिखाते हैं। तो थोड़ी बहुत भी अगर अपनी विवेक बुद्धि कोई थी ना, तो वो भी उसके सामने ना वो समाप्त हो जाती है। अपन फिर उसी प्रकार से सोचना प्रारंभ कर देते हैं जैसा वो अपने से सुचवाना चाहता है, जैसा वो अपने आप को दिखवाना चाहता है। अब आपको ना इस संबंधित में एक बहुत ही प्रत्यक्ष घटना आपको मैं बताता हूँ। और आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में तो अभी भी वो विधि प्रचलित है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि किसी की गाय की चोरी हो गई, या घर में किसी की चोरी हो गई, चोर बढ़ गया और किसी ने देखा ही नहीं है, तो ग्रामीणों में ये बिल्कुल मनोविज्ञान है, ये सारी की सारी, ये उसकी मस्तिष्क से जुड़ी हुई चीजें हैं।
तो वो क्या करता है, जो ओझा है ना, जो इस प्रकार का जो करता है काम, सिद्ध पुरुष मान लीजिए, ओझा मान लीजिए, कोई सन्यासी टाइप या इस प्रकार के होते हैं लोग, मेरा तो खुद का देखा हुआ है वो। तो हम कोई छठी सातवीं में पढ़ते थे उस वक्त, तो हमारे पड़ोस में किसी के घर में चोरी हो गई। तो वो क्या करता है, तेल लेके आता है अपने साथ में, वो कहता है ये तेल है ना, मंत्रित तेल है वो, और वही 7 8 साल, 9 साल, हद है 11 साल तक के बच्चों को देता है वो। तो उनके परिवार में से एक दो से कोई बच्चा वो ले लेता है। तो जैसे वो कोई आया था तो मेरे को ही बुलाया था लोगों ने, तो मुझे बुला के लेके गए थे, अभी लो भी जयसिंह के ऊपर वो करो आप। तो मेरे को इसलिए वो लेके गए थे, भी होशियार बच्चा है, पढ़ाई वढ़ाई मेरी वो ये सही जानकारी देगा। तो मैं तो फिर उसी ध्यान में था, मुझे पता ही नहीं था वो क्या करने वाला है। तो वो मेरे नाखून पर ना तेल लगाता है, तो नाखून पर तेल लगाते ही वो कांच की तरह रिफ्लेक्शन आती है उसमें, चमकना शुरू। तो मेरे को बोलता है कि तू इसमें पूरा ध्यान दे, पूरा ध्यान दे। तो मैं तो देख रहा हूं, तो मेरा नजरिया ही और था, तो मैं तो नाखून को देख रहा था उसके अंदर। वो कहता है देखो तुम्हें इसमें कोई दिखाई दे रहा है क्या, कोई व्यक्ति आया है क्या जिसके पास पानी वाली जो मस्क होती है थैली है। मैंने कहा नहीं दिखाई दिया। बोले नहीं नहीं गौर से देखो, वो देखो मस्क वाला आया है, उसमें देखो पानी वो बिखेर रहा है नीचे, और वो नहीं दिखाई दे, नहीं दे। तो उसने उसने ले लिया भी ये बच्चा हिप्नोटाइज नहीं होगा, इसकी मेंटल स्टेट स्ट्रांग है। फिर उन्होंने एक दो और ट्राई किया, एक बच्चा हिप्नोटाइज हो गया। तो जैसे वो बोल रहा है ना, वो वैसे ही बोल रहा है, हाँ जी मस्क वाला यार, पानी फेंका उसने। अब वो दरबार लग गया, और वो राजा जी आ गए, और वो आ गए, और वो आ गए, है ना। अब वो गाय चोरी हो गई, वो चोर देखो जाता दिखाई दे रहा है ना, वो दिखाई दे रहा है। हाँ, और वो बच्चा बिल्कुल वैसे ही बोल रहा है वो, समझ गए ना आप। तो वो पूछता है उस बच्चे से बाद में कि अब यहाँ बैठे है ना, उनमें से देख कि उसने जो, हालांकि रंग नहीं बताएगा वो, कि उसने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, वो तेरे को यहाँ बैठे हुए आदमी शकल तू देख रहा है, पहचान रहा है क्या। तो बच्चा बोलता है मैं पहचान लूंगा। तो बता यहाँ पर जो बैठे हुए व्यक्ति उनमें से कोई है क्या। और ये टेलीपैथी है ये, बिल्कुल उसका सही रिजल्ट भी निकलता है, बहुत बार बिल्कुल सही सटीक। वो बच्चा अगर पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो गया ना, तो बिल्कुल सही रिजल्ट निकल जाएगा उसका। ये सारा हिप्नोटिज्म पर है, ये टेलीपैथी, ये सारी मानसिक क्रियाएं हैं ये। तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से पूछोगे तो इस प्रकार की घटनाएं आपको बहुत मिल जाएगी। तो अभी अपन एक बार इतना ही यहीं पर इसको रोकेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।